तो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम किए गए। उन्हीं प्रॉब्लम के संदर्भ में एक फिर ये नया प्रॉब्लम हम लोग के सामने है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसके हेल्प से हम लोग को जो रिजल्ट लाना है उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया गया है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए कर्व, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वह एक कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है। उसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, फॉर विच एस एंड साई वैनिश साइमल्टेनियस, यानी यह कर्व जो इस पार्टिकल के मूव करने से डिस्क्राइब हो रहा है उसमें जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे वहीं से वो एस हमारा जीरो होगा, यानी एस जीरो होगा, वहीं से हम मेजर करते जाएंगे तभी आर्क का लेंथ हमारा बढ़ता जाएगा। तो जहाँ एस जीरो है वहाँ साई भी जीरो है। अब साई क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई एक कर्व है, उस कर्व पर यदि टेंजेंट लें तो यह टेंजेंट जो एंगल बनाता है उस एंगल को साई से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब इस पर जो टेंजेंट होगा वो जो ये हॉरिजॉन्टल है उससे जीरो एंगल बनाएगा। तो हमारा यह जो कर्व दिया गया वो कर्व इस फॉर्म में दिया जा रहा है कि जहां आपका एस की वैल्यू जीरो होगा वहां साई, यानी उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाएगा वो हमारा साई होता है और वो वैनिश कर जाएगा। तो ये कर्व का पहला कंडीशन दिया गया है। तो ये पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, तो कोई भी जो पार्टिकल मूव करता है तो उसकी टोटल वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग ही होता है, क्योंकि हम लोग ये पीछे प्रूव कर चुके हैं कि उसका नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है। तो यानी भी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो इसका वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दिया गया भी और वह यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, सेम स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। इसलिए टेंजेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंट के अलॉन्ग जब एक्सीलरेशन लेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है और टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन होगा वो dv/dt। तो जब v कांस्टेंट तो dv/dt ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यानी टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन हुआ जिसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसा जो क्वेश्चन दिया है उससे ये बातें हमको मिल रही है। फिर आगे कहा जा रहा है कि इफ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एस बी v स्क्वायर सी अपॉन v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ये पार्टिकल स्टार्ट किया मूव करना, यहाँ s इक्वल टू जीरो है। तो अब कोई एक पॉइंट आया s, कोई एक पॉइंट इस पर ले लिया गया s, यानी यहाँ से जब ये पार्टिकल मूव किया तो यहाँ तक पहुँचने में यदि इसको हम p लें तो ये आर्क लेंथ s है। अब इस यस पर जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन दिया गया है कि v स्क्वायर सी अपॉन v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा दिया गया। तो अब हम देखें कि ये जो एक्सीलरेशन है तो वो सिर्फ एक्सीलरेशन कहा गया है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो इतना दिया गया है। तब हमको ये दिखाना है कि जो कर्व का इक्वेशन होगा, यानी जो कर्व होगा वो एक कैटेनरी होगा। तो सेकेंड ईयर के स्टैटिक्स में कैटेनरी एक चैप्टर है, उस कैटेनरी को आप लोग पढ़े हैं। तो फिर उस कैटेनरी का इक्वेशन जो अब आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है। अभी फिलहाल आपके समझे कि जो कैटेनरी है वो हमारा जैसे अन्य कर्व है उन्हीं कर्व के तरफ, जैसे हमारा सर्किल है, स्फीयर है, वैसे ही हमारा एक कर्व कैटेनरी है। तो अब ये कर्व जो होगा वो हमारा कैटेनरी होगा, ये हमको निकालना है।
अब सी बी कांस्टेंट, इसमें जो सी आया है वो आपका कांस्टेंट है, भी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये चीजें दी गई हैं। अब हमको कर्व का इक्वेशन निकालना है, तो जो दिया है पहले उसको लिखें और तब देखें कि उससे कर्व का इक्वेशन किस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, कैसे आएगा। तो इसके लिए जो दिया गया है वो आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ये दिया गया है, और फिर इसके पहले यूनिफॉर्म स्पीड भी ये दिया गया है। तो जो पार्टिकल मूव करता है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करता है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो सिंस द पार्टिकल moves with uniform speed, v, this implies tangential acceleration tangential acceleration is equal to dv by dt is equal to 0। जब v आपका कांस्टेंट है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो dv by dt है, इसकी वैल्यू 0। तो अभी हमने जो लिखा वो यूनिफॉर्म स्पीड भी है, तो उससे क्या मिला कि भी हमारा कांस्टेंट हो गया, इसलिए जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। और फिर और क्या दिया है, तो एक एक्सीलरेशन दिया गया है, यही आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या नॉर्मल एक्सीलरेशन न कहे तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। तो आपका जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो यह दिया गया है, और जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होता है वो अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। तो सिंस एक्सीलरेशन is equal to under root tangential acceleration का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। और इसी को क्वेश्चन में जो एक्सीलरेशन है वो दिया गया है, यह वैल्यू v स्क्वायर सी अपान v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तब हम इसमें क्या करें कि इसकी वैल्यू को लिखें, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा 0 आ चुका है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो आया वो अंडर रूट यह 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0, और नॉर्मल एक्सीलरेशन तो उसका फार्मूला होता है v स्क्वायर बाई रो, तो ये नॉर्मल एक्सीलरेशन और उसका स्क्वायर, यह वैल्यू v स्क्वायर सी अपान v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको इसमें ऐड करेंगे तो यही आएगा, तो इसका स्क्वायर है और इसी का अंडर रूट करना है, इसका मतलब स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएगा। तो दिस इंप्लाई v स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू v स्क्वायर सी अपान v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यह v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, और रो की वैल्यू होता है डी एस बाई डी साई। तब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो डी एस बाई डी साई होता है तो उसको हम चेंज कर लें, तो यही रिजल्ट जो हमको मिलेगा। ये देखें, ये यस है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन है इसमें ये एस स्क्वायर है, क्योंकि जब हमें देख रहे हैं तो इंटीग्रेशन में ये भी का टर्म आ रहा है और जो रो होता है वो डी एस बाई डी साई है, तो एस का टर्म होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में ही यहाँ गलत लिखा गया है, ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा है। तब इसको ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह एस स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ऐसा आ गया। तो इसकी वैल्यू अब हम जब चेंज करेंगे तो यह v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल
और जो रो है उसको ds बाई डी साई का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से डी साई बाई डी एस, 1 बाई रो है और यह v स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो यह c बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा है। अब हमको जो कर्व का इक्वेशन निकालना है, तो कर्व का इक्वेशन जब x और y में रहता है तो कार्टेशियन फॉर्म में आता है, जब हमारा r और थीटा में रहेगा तो पोलर फॉर्म में आएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये कर्व का इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें क्या क्या है। तो एक तो यस है और साई है, तो यस और साई में भी कर्व का इक्वेशन आता है जिसको इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। तब हम क्या करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको जब इंटीग्रेट करके डी को एलिमिनेट कर देंगे तब वो हमारा एस और साई में आएगा और यस और साई में जो इक्वेशन आएगा वही हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा उस कर्व का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वेरिएबल आर सेपरेबल, साई का कोई टर्म नहीं है तो हमारा यह डी साई सिंगल यह बच जाएगा और ये यस का टर्म है तो इसलिए c बाई एस स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और यह डी एस। अब इंटीग्रेट करें तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो डी साई है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साई आ गया, यह साई आ गया। अब इसमें c कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया c, और यह 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो x की जगह आपका वेरिएबल s है और c कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है तो पहले बाहर ले लिया और 1 बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका 1 बाई सी और tan इनवर्स s बाई सी, c की जगह c हमारा जो हम लोग फार्मूले में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यह लिखते हैं तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह यस है और c की जगह c है ये की जगह। अब इस c से यह c कैंसिल हो गया और जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद ये कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हमने सपोज कर लिया के वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जब इंटीग्रेट करते हैं तब एक हमारा कांस्टेंट आता है और वही हमारा k है। अब यह साई इज इक्वल टू tan इनवर्स s बाई सी और प्लस k ऐसा आ गया। अब इसको हमने 1 ले लिया, तब हमको कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है तो देखते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो उन वेरिएबल्स में कोई रिलेशन हमारे पास है क्या। तो वेरिएबल्स एक साई है और एक एस है। तो अब हम देखेंगे कि जो कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व के इक्वेशन में ही दिया गया कि फॉर विच एस एंड साई वैनिश साइमल्टेनियस, यानी जब एस 0 है उस समय साई भी 0 है, तो उस कंडीशन को लगावे। तो इट इज गिवन दैट when s is equal to 0, psi is equal to 0, the equation 1 gives, तो ये psi 0 कर लिया और यह tan इनवर्स यह 0 बाई सी कर लिया और प्लस यह k, तो यह 0 ही है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, इट मीन्स k की जो वैल्यू आया वो आपका 0 हो गया। तो जब k 0 हो गया तब इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, we get psi is equal to tan inverse s by c,
या इसी को tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan साई और सी को लाएंगे तो सी tan साई, यानी S इज इक्वल टू सी tan साई। ये आ गया और ये आपका क्वाटरनरी का इक्वेशन होता है, विच इज इक्वेशन ऑफ क्वाटरनरी, विच इज इक्वेशन ऑफ क्वाटरनरी। ये हमारा क्वाटरनरी का इक्वेशन है और यही चीज हमको दिखाना था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल सा वर्क हम लोगों ने ये किया कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है तो v कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है तो वो वैल्यू 0 हो गया। अब एक्सीलरेशन यह दिया गया है तो एक्सीलरेशन में ये वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। तो जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया तो केवल नॉर्मल एक्सीलरेशन ही बचा। अब उस नॉर्मल एक्सीलरेशन में जो रो है उसको ds बाई डी साइन, उसमें हम करके वेरिएबल आर सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे और एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन s इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0, उस कंडीशन को जब हम यूज करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगा और तब जो हमारा कर्व आया वो s और साई में आया और उसकी वैल्यू ये हुआ। ये हमारा क्वाटरनरी का इक्वेशन होता है। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ये सेकंड क्वेश्चन आज के वीडियो का, ए पॉइंट डिस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस ए, यानी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके मूव करने से जो पाथ बन रहा है वो हमारा सर्किल है जिसका रेडियस ए दिया गया है। इन सच ए वे दैट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज k टाइम्स द नॉर्मल एक्सीलरेशन। ये कहा जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल किसी एक सर्किल पे मूव कर रहा है जिस सर्किल का रेडियस ये है और वो इस तरह से मूव कर रहा है सर्किल पर कि उसका कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वह k टाइम होगा उसी पॉइंट के नॉर्मल एक्सीलरेशन का। तो यह एक रिलेशन दिया गया है। और फिर आगे कहा जा रहा है इफ इट्स स्पीड एट ए सर्टेन पॉइंट इज u, prove that it will return to the same point after a time a by ku in bracket 1 minus e to the power minus 2 pi के। पूरे क्वेश्चन को आप समझें कि कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल कोई एक सर्किल है, इस सर्किल पे मूव कर रहा है। तो ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस क्वेश्चन में दिया गया कि ए है। इस सर्किल पर मूव कर रहा है और उसमें मूव कर रहा है तो उसका एक कंडीशन दिया गया कि यदि किसी भी पॉइंट पे वो पहुंचे तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और उसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन का k टाइम होगा। तो जो दिया जा रहा है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में द पार्टिकल describe a circle of radius a and its tangential acceleration is equal to k times normal acceleration। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो नॉर्मल एक्सीलरेशन का k टाइम्स है। फिर जो आगे कहा जा रहा है इफ इट्स स्पीड एट ए सर्टेन पॉइंट इज u, अब ये कहा गया इस कर्व में कोई एक सर्टेन पॉइंट, कोई भी वो सर्टेन पॉइंट हमने ले लिया, सपोज कर लिया कि एक सर्टेन पॉइंट, इस कर्व पर कोई एक सर्टेन पॉइंट है और उस सर्टेन पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वह u दिया गया है। इसकी जो वेलोसिटी है वह u दिया गया है।
तब हमको करना क्या है, प्रूव दैट इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर ए टाइम दिस, यानी हमको प्रूव करना है कि किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है वह u है। तो हमको ये दिखाना है कि ये पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो मूव करते हुए पुनः इस पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी u दिया गया है उसी पॉइंट पर यह मूव करते हुए फिर वापस आ जाए, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम इतना लगेगा, ये हमको प्रूव करना है। तब आप देखें कि इसके लिए हम करेंगे क्या, कि यहाँ एक ये जो पार्टिकल है जहां से वो मूव करना, यानी जहां उसकी वेलोसिटी u है वहां से मूव करते हुए जब आगे बढ़ा तो फिर उसी पर आ जाए, तब हमको जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो इसके लिए जो हमारा प्रोसीजर रहेगा, हम क्या करें कि इसमें जो यह कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के हेल्प से जहां उसकी वेलोसिटी u है वहीं से हम टाइम को मेजर करें और वहीं से डिस्टेंस को मेजर करें। इससे हमको क्या मिलेगा, यदि यहीं से टाइम को जब मेजर करेंगे तो यहां से 1 राउंड करके और जब फिर यहां पहुंच जाएगा तो ये यहां से यहां तक पुनः आने में कितना टाइम लगेगा उसी को डिटरमिन करना है। तो जब टाइम को यहीं से मेजर करेंगे और तब यहां से फिर यही आएगा, तब इसको एक राउंड करने में, यानी जहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया या जहां उसकी वेलोसिटी u है वहां पुनः मूव करते हुए वापस आने में जो टाइम लगा वो टाइम हमको मिल जाएगा। क्योंकि यदि टाइम को यहाँ से मेजर करें और तब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो जहाँ वेलोसिटी आपका u है वहाँ तक वो नहीं पहुँचा, इसलिए वहाँ तक पहुँचे इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ से उसकी वेलोसिटी u है जहाँ फिर उसको आना है हम टाइम वहीं से मेजर करें कि जब यहाँ तक आ जाए तो जितना टाइम लगा उसको हम t कह दें और तब t की वैल्यू निकालें। पहली बात। दूसरी बात ये देखें कि ये पार्टिकल जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे तो यदि डिस्टेंस को भी यहीं से मेजर करे तो जब ये पार्टिकल यहाँ से घूमते हुए यानी मूव करते हुए फिर यहाँ आ जाए तो यानी उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो उसके पेरीमीटर के इक्वल ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यानी हम टाइम भी यहीं से मेजर करें और डिस्टेंस भी यहीं से मेजर करें, तब हमें देखेंगे कि यदि टाइम जहां से पार्टिकल की वेलोसिटी u है वहां से जब मेजर करें और यहां तक आने में टाइम यदि t लगा तो इस t टाइम में उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो इस सर्किल का जो पेरीमीटर होगा उसके लेंथ के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और यहीं से टाइम को, तो जब दोनों यहीं से आ रहा है तो दोनों यहां तक पहुंच जाए तो s जो हुआ इसका जो पेरीमीटर है एक राउंड करने में सर्किल का जो पेरीमीटर है उतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा और टाइम को यहां से लेकर के चले और यहां तक आवे तो ये जो टाइम होगा वही टाइम हमको निकालना होगा, यानी वही टाइम होगा कि एक राउंड करने पर फिर वहां पार्टिकल पहुंच जाए तो वो टाइम हमारा निकल आएगा। तो हम दोनों को हमने सपोज कर लिया कि यह एक पोजीशन है ए जहां इसकी वेलोसिटी u है, अब यहीं से हम टाइम को भी मेजर करेंगे और डिस्टेंस को भी, क्योंकि यदि यहाँ से सपोज कर लो कि हम डिस्टेंस मेजर करना शुरू करें और यहाँ से टाइम मेजर शुरू करना तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक टोटल टाइम निकल आया, एक डिस्टेंस निकल आया, लेकिन यहाँ तक ये जहाँ ये पार्टिकल है वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इसलिए हमको टाइम को और डिस्टेंस को दोनों को वहीं से मेजर करना होगा जहां से पार्टिकल पुनः वापस आना है, तो ऐसा हम ले लेंगे। तो ये वर्क करेंगे क्या, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हेल्प से s और t इसमें रिलेशन लाएंगे
और तब ये देखेंगे कि जब यस की वैल्यू इसके पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ, तो हमारा पेरीमीटर होता है 2 पाई रेडियस, तो इसका रेडियस ए है, यानी 2 पाई ए। पार्टिकल ए से यदि ट्रेवल करना स्टार्ट करे और पुनः ए पर वापस आ जाए तो 2 पाई ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और यदि यही ए से टाइम को हम मेजर करें तो इसका मतलब 2 पाई ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम हमारा जहां से पार्टिकल यू वेलोसिटी है वहां से मूव करेगा, तो वही रिटर्न में आने का टाइम हो जाएगा। तो ये वर्क हमारा यहाँ से होगा। तो अब हम यही, इससे हमारा एक ही पर्पज रहेगा कि यस में और टी में रिलेशन बना होगा। तब जब वह टी की वैल्यू एस इक्वल टू 2 पाई ए में कितना लगेगा, जब यह निकाल लेंगे तो हमारा जहां से मूव करना स्टार्ट किया वही तक पहुंचने का टाइम निकल जाएगा। तो ये वर्क अभी इसको हम लोग करेंगे, लेकिन ये चीज दिया गया है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू को लिखे तो देखें, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के 3 फार्मूला बताया गया। एक तो d2s बाई डी टी स्क्वायर, एक dv बाई डी टी और एक v dv बाई डी एस, ऐसा होता है। तब हमेशा जब नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में जहां रिलेशन आता है वहां हमेशा v dv बाई डी एस का ही यूज करते हैं। इससे आपको क्या मिला कि नॉर्मल एक्सीलरेशन में तो एक ही फार्मूला है v स्क्वायर बाई रो, तो वैसा करने से एक भी आपका जो v dv बाई डी एस करेंगे तो एक भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई v dv बाई डी एस इज इक्वल टू के v स्क्वायर बाई रो। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ये हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन। लेकिन ये आपको पता है कि कोई भी हमारा यदि कर्व सर्किल है तो सर्किल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका रेडियस ही होता है, यानी रो जो है उस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ चूंकि कर्व सर्किल है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसका मतलब रो की वैल्यू हमारा ए होगा। तो उसको लिखे तो सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ऑफ सर्किल इज इट्स रेडियस that is रो इज इक्वल टू ए। इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सर्किल है, तो सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होता है, तो इसकी रेडियस ये दिया गया तो रो की वैल्यू ए। तो अब नाउ एबव इक्वेशन गिव्स भी, अब एक भी को कैंसिल कर दें क्योंकि जब आपका यह भी स्क्वायर है तो एक भी कैंसिल हो गया, तो अब आपका केवल बचा डी भी बाई डी एस और यह वैल्यू के इज इक्वल टू के और केवल एक भी बाई ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ए, तो यह वैल्यू आ गया। अब हम क्या करें कि इसको भी की वैल्यू निकालें और जब भी की वैल्यू निकल जाएगा तब उसको ds बाई डी टी में चेंज करेंगे, क्योंकि यह रिलेशन s और t में है कि यस 0 से स्टार्ट हुआ और t 0 से स्टार्ट हुआ, तो यस जब यहाँ से पुनः आ गया तो s 2 पाई a यह ट्रेवल किया और तब यह t 0 से आया और 2 पाई a ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ से पहले भी निकालें और भी की वैल्यू को तब हम ds बाई डी टी में चेंज करेंगे, तो वहां से हमारा यस आएगा। तो अब यहाँ से हम क्या किए कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यानी ds को उधर करें भी को इधर, तो 1 बाई भी डी भी इज इक्वल टू के बाई ए डी एस, ऐसा आ गया। तब अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन
इंटीग्रेशन वी फाइंड, अभी log भी दे देगा, 1/v का इंटीग्रेशन log भी इज इक्वल टू के बाई ये रेडियस है तो कांस्टेंट, और के यह दिया गया है कि इसका के टाइम्स है तो के हमारा कांस्टेंट है, तो यहां से के बाई ए और ds का इंटीग्रेशन s, अब एक कांस्टेंट यहां आएगा तो उस कांस्टेंट को हमने सपोज कर लिया कि यह a। अब इसको कोई इक्वेशन अभी नहीं लिखा गया है तो इसको हम 1 ऐसा लेंगे, तब अब इसमें a की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ v और s ये दो वेरिएबल हैं, तो अब हम देखें कि जहाँ जो s और v में कोई रिलेशन है क्या, तो ये दिया गया है कि जहाँ s 0 है, क्योंकि यहीं से s को और t को मेजर कर रहे हैं, तो अभी जब s को यहीं से मेजर करेंगे तब यहीं तक आने में, यानी जहां वेलोसिटी u है वहां से ट्रेवल करे और वहां तक आने का टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब यहीं से s को मेजर करेंगे, यहीं से टाइम को मेजर करेंगे, तो जब s की वैल्यू 0 है वहां वेलोसिटी जो है वह u है, तो s और u में एक कंडीशन आ गया। तो when s is equal to 0, v is equal to a, thus log u, और v की वैल्यू u इज इक्वल टू के बाई ए इंटू 0 और प्लस ए, तो यहां से a की वैल्यू जो आया वह log u। अब a की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दे, तब जब रखेंगे तो जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट समाप्त हो जाएगा। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 we get log v इज इक्वल टू ए के बाई ए एस और प्लस log u। अब log को एक तरफ कर लें, तो log को एक तरफ करेंगे तब हमको मिल गया log v माइनस log u इज इक्वल टू के बाई ए एस, या यह log m माइनस log n तो log mn, अब यह वैल्यू log v बाई u इज इक्वल टू के बाई ए एस। अब log को भी ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ v निकालना है, जब केवल v रहेगा तब उसको हम ds बाई डी टी निकाल सकेंगे, और तब हमारा s यदि 2 पाई ए ट्रेवल करें तो इसके ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा ये हमको निकल आएगा। पार्टिकल जहाँ वेलोसिटी u है वहाँ से मूव करे और फिर वहाँ तक पहुँच जाए उसका टाइम। तो अब यहाँ से v निकालने के लिए हम इस log को ट्रांसपोज करें, u को ट्रांसपोज करें, तो यह v इज इक्वल टू u और e टू द पावर k बाई ए एस, यह log इधर आएगा तो e टू द पावर k बाई ए एस, और यह u आएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये v आ गया। अब इसको हमने 2 कर लिया, ये 2 किया। अब हम क्या करेंगे कि हम v को चेंज करेंगे ds बाई dt में, तो ds बाई dt में चेंज करने से s एक राउंड का हमको मालूम है और उतने में t क्या होगा ये हम निकाल सकेंगे। तो दिस इंप्लाई ds बाई dt इज इक्वल टू u e टू द पावर k बाई ए एस। तो अब यहां से लिखेंगे इफ पार्टिकल
start from A where its velocity is u, then the time taken in return at A is t. If particle start from A where its velocity is u, then the time taken in return at A is t. The distance will be 2 पाई a, यानी यहां से इसका जो पेरीमीटर होगा वन राउंड करने में वो हमारा 2 पाई है। तो देयरफॉर ds, अब इसको वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म में हम इंटीग्रेट करें तो यहां से ds का आएगा तो यह u e टू द पावर k बाई ए एस। अब इसको इंटीग्रेट करें और यहां से ये जो केवल dt है, तब हम t की वैल्यू यह 0 से स्टार्ट करें और फिर यहां तक आने का जो टाइम है वो हमने t लिया है। तो यानी यह 0 से स्टार्ट हुआ और फिर u तक पहुंचने में जो लगा टाइम है वो t। तो जब यह 0 से स्टार्ट करे और t टाइम तक आवे तब डिस्टेंस भी s इक्वल टू 0 से और 2 पाई ए तक आएगा। तो ये हमारा जो हुआ वो 0 से 2 पाई ए, यानी जब ये टाइम यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं तो इसको एक राउंड करने में या फिर जहाँ से ट्रेवल किया वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा उसको t लिया गया है। तो इतने में उसको डिस्टेंस s 0 से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक आने में 2 पाई ए। तो हमने s की वैल्यू को 0 से 2 पाई ए तक इंटीग्रेट किया। अब 0 से 2 पाई ए तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम t आएगा वही हमारा u से पुनः रिटर्न आने में लगा हुआ टाइम हो जाएगा। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट को है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो u है। तो हमारा 1/u कांस्टेंट हो गया। अब e को ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव में आएगा, यानी e टू द पावर माइनस के बाई ए एस, और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स बाई माइनस। तो हमारा 1/u कांस्टेंट है और यह वैल्यू e टू द पावर माइनस के बाई ए एस, और इसके डिफरेंशिएशन से फिर डिवाइड करेंगे। जैसे e टू द पावर 4 थीटा है तो इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर 4 थीटा, और 4 थीटा का डिफरेंशिएशन 4 तो डिवाइडेड बाई 4 तो e टू द पावर माइनस के बाई ए एस, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस के बाई ए आएगा। तो यह माइनस के बाई ए, ये इसका इंटीग्रेशन और इसका लिमिट हमारा है 0 से 2 पाई ए। यह है, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो केवल t, और इसका लिमिट जो आया वो 0 से 2। तब अब यह कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू आ गया, यह माइनस बाहर हो गया a बाई के यू। अब इसमें लिमिट रखें तो e टू द
पावर माइनस के बाई ए और यस की वैल्यू 2 पाई ए, यह हो गया, और माइनस ई टू द पावर माइनस के बाई ए, एस की वैल्यू 0, लोअर लिमिट में 0, तो ये आ गया। और यहां से टी को जब टी करेंगे तो टी, और यहाँ से -0 तो टी, तो यह वैल्यू माइनस ए बाई के यू, और यह ई टू द पावर ए से ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 पाई के, ए से ये कैंसिल, और -1 ए टू द पावर 0 दैट इज 1। अब यह माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाए, तब यह वैल्यू ए बाई के यू इज इक्वल टू, अब यह 1 प्लस हो गया, और ई टू द पावर माइनस 2 पाई के, ये हमारा रिजल्ट है। इट मीन्स किसी सर्टेन प्लेस पे यदि इसकी वेलोसिटी u है तो ये पार्टिकल मूव करते हुए पुनः u तक आ जाए, इसमें जो टाइम लगेगा वो यही लगेगा। और यही इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिखाना था कि कोई भी एक पार्टिकल है, वह किसी सर्टेन टाइम पर उसकी वेलोसिटी u है, तो पुनः एक राउंड करके वही u तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो हमारा इतना लगेगा। ये वर्क हम लोगों ने कर दिया। तो अब एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हिंट कर रहे हैं, आप उसको कर सकेंगे। ए पॉइंट मूव से एलांग ए सर्किल, कोई एक सर्किल है और इस सर्किल के एलांग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज हाफ ऑफ दैट अबाउट द सेंटर। कहा ही जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल एक सर्किल पे मूव कर रहा है, तो सर्किल के किसी पॉइंट के अबाउट जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, वह एंगुलर वेलोसिटी जो उसका सेंटर होगा उसका हाफ होगा। तो अब सपोज कर रहे हैं कि ये कोई हमारा सर्किल है और इस पर पार्टिकल मूव किया और टी टाइम में ये यहाँ तक पहुँच गया, यह 0 है, और सपोज किया यह ए तक पहुँच गया टी टाइम में। तब हम देखेंगे कि ये टी टाइम में जो ये आर्क है, ये आर्क आपका जो सेंटर पर एंगल बनाएगा उसको यदि हम थीटा ले लें तो इतने ही के द्वारा जो आपका कोई एक सर्किल पर जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा। ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल होता है, उसी के द्वारा उसके कर्व के सर्किल के पेरीमीटर पर बना जो एंगल होगा, इस एंगल का हाफ या इस एंगल का ये 2 टाइम्स होता है। तब आप देखेंगे कि ये सेंटर पर जो बना एंगल है वो थीटा, और जो पेरीमीटर पर बना एंगल है वो थीटा बाई 2। तब जब इसका एंगुलर वेलोसिटी लेंगे सेंटर पर, तब यह डी थीटा बाई डी टी ऐसा आ जाएगा। और जब ये सर्किल के किसी पॉइंट पर लेंगे तो वो एंगल है थीटा बाई 2, तो यानी ये डी थीटा बाई 2 बाई डी टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका सॉल्यूशन, इसको कंप्लीट लिखिएगा, लेकिन हम आपको इसमें हिंट कर रहे हैं कि if particle travels from O to A in time t, then the arc OE makes an angle theta at center
टाइम t, the arc OA makes an angle theta at center, then arc OA makes angle then the arc OA will make angle theta by 2 at a point on the circle. Angular velocity about center is equal to d theta by dt, and angular velocity about a point on the circle is equal to d by dt of theta by 2, that is half d theta by dt. देखिए क्या किया गया, कहा गया है कि एक पार्टिकल हमारा सर्किल पे मूव कर रहा है, तो इस O से t टाइम में यदि OA आर्क ट्रेवल किया तो OA के द्वारा जो एंगल सेंटर पर बनेगा, यदि यह एंगल थीटा हो तो इस एंगल का हाफ इसके पेरीमीटर पर बनेगा, यानी यह थीटा है तो ये हमारा थीटा बाई 2। तो अब एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर लेंगे तब वो हमारा जो एंगल t टाइम में बना है तो d थीटा बाई dt, और एंगुलर वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑन पेरीमीटर ऑफ सर्किल जब लेंगे तो वो d बाई dt आप यह एंगल, तो ये एंगल आपका थीटा बाई 2 है, तो यानी ये हाफ हमारा कांस्टेंट है बाहर d थीटा बाई dt। तब हमने देखा कि जो सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है उसका हाफ कोई पॉइंट जो सर्किल है उसके अबाउट आ गया, तो 10 हैंस एंगुलर वेलोसिटी about any point on the circle is half of the angular velocity about center। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, छोटा सा वर्क था ये हो गया। और इसी के साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज आज समाप्त करेंगे इसको, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।